Welcome to my channel. This is CA Rakhi Agarwal. Today I am going to discuss a topic on income tax related to TDS and TCS under section 194O, 194Q and section 206CI 1 of the Income Tax Act. क्या क्या कैप्चर किया इसमें? CBDT has issued guidelines or clarification relating to TDS, TCS under section 194O, 194Q and 206C 1I of the Income Tax Act. पहले भी इससे रिलेटेड सर्कुलर जो आया है जो कि 194Q 206C से आया है, जो कि सर्कुलर आप रेफर कर सकते हो, सर्कुलर नंबर 17 2020 एंड 13 2021 ऑन दिस सेक्शंस. सो अभी जो सर्कुलर आया वो सर्कुलर नंबर 2021 है, जो डेटेड ऑन 25/11/2021 को आया है. इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या कवर किया, दिस सर्कुलर फर्दर क्लेरिफाई किया है. तो इन्होंने क्या इंसर्ट किया है? फाइनेंस एक्ट बिफोर वी मतलब ये नई गाइडलाइंस के जानने के पहले हम लोग पहले जो अपने एक ब्रीफ डिस्कशन कर ले रहे हैं. मतलब गवर्नमेंट ने ये ब्रीफ डिस्कशन दे दिया है कि 194O क्या है, मतलब सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है कि ये सब सेक्शंस क्या है और कब से अप्लाई हो रहा है, हुआ था, और उस पर हम लोग ने फर्दर गाइडलाइंस यहाँ पे एड ऑन की है. ये फर्दर गाइडलाइंस है. तो पहले हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं 194O के बारे में, 194Q के बारे में, उनका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं. फिर मतलब इस सर्कुलर में थोड़ा सा ब्रीफ दिया गया है तो हम लोग उस हिसाब से जान लेते हैं. तो क्या बोल रहा है? फाइनेंस एक्ट 2020 इंसर्ट अ न्यू सेक्शन. 194O कब आया था? जब फाइनेंस एक्ट बजट पास हुआ था 2020 में, तब बोला गया था कि 194O आएगा. लेकिन ये एप्लीकेबल कब हुआ? विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. तो फाइनेंस एक्ट में आ गया था, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ? विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. 194O 194O क्या है? एक 194 वो प्लेटफॉर्म है जब ई कॉमर्स ऑपरेटर TDS काटता है, जहाँ पे कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म है, देता है बायर और सेलर को टू मीट एंड परचेज देयर गुड्स और एनी ट्रांजेक्शन दे विल डू थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, एक तो फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जहाँ की बायर और सेलर दोनों ही अपना परचेज सेल कर सकते हैं. और ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ये लाइबिलिटी रहती है कि वो जो सेलर है उसको जब पेमेंट करेगा तो वो TDS काट के उसको पेमेंट करेगा. तो सेक्शन 194O में यही बोला गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में. उस पे इफेक्टिव हुआ TDS. पहले उस पे TDS नहीं कटता था, ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी का TDS नहीं काटता था सेलर का. लेकिन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 ई कॉमर्स ऑपरेटर भी TDS, गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी बोल दिया कि अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको TDS काटना पड़ेगा. तो ये इसमें क्या बोला गया? विच मैंडेट कर दिया गया विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर सेल डिडक्ट इनकम टैक्स. किस रेट पे? 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, जितना वो सेल करेगा, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और बोथ गुड सर्विस करे या सर्विस प्रोवाइड करे, दोनों पे ही वो TDS काट के पेमेंट करेगा. फैसिलिटेटेड थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म. अगर डिजिटली प्लेटफॉर्म से उन लोगों ने कोई ट्रांजेक्शन किया है और ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कुछ पेमेंट किया है, किसको? सेलर को पेमेंट किया है, तो वो TDS 1% काट के सेल पे जमा करेगा गवर्नमेंट को. However, exemption from the said deduction has been provided in case of certain individuals HUF subject to fulfillment of specified conditions. This deduction is required to be made at the time of credit of amount
डिडक्शन कब होगा? जब या तो क्रेडिट होगा अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज और बोथ to the account of e-commerce participant और at the time of payment thereof to such e-commerce participant पे ही अगर e-commerce operator participant सेलर कौन है, जो अपना गुड सेल कर रहा है, उसको जब पेमेंट करेगा या वो उसके अकाउंट में कोई एंट्री पास होगी तो जो पहले होगी तब टीडीएस कट जाएगा। ये हो गया आपका सेक्शन 194 ओ के बारे में इन ब्रीफ, मतलब इन शॉर्ट में हम लोग ने एक बार डिस्कस कर लिया, मतलब कि इसी से रिलेटेड गाइडलाइंस आई है फर्दर कि जो हम आगे जानेंगे। अब क्या बोल रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्टेड सबसेक्शन 206C 1H, वो भी फाइनेंस एक्ट 2020 में आया, लेकिन वो मैंडेट कब हुआ, इफेक्टिव कब हुआ? विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। ये क्या सेक्शन था? ये सेक्शन था रिलेटेड टू टीसीएस से रिलेटेड। 206C1H इज रिलेटेड टू टीसीएस। सेलर कुछ सेल कर रहा है तो टीसीएस कलेक्ट करेगा वो बायर से। कब करेगा? जैसे कि अ सेलर रिसीविंग अ कंसिडरेशन, अगर बायर से सेलर 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा, एक्सीडिंग नॉट 50, एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज अ कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है तो वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा बायर से। तो अ सेलर रिसीविंग एन अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, कोई भी गुड्स हो सकता है, ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू, और मिला के भी हो सकता है, जैसे ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन 25 ऐसे 50, और ड्यूरिंग द ईयर जब वैल्यू एक्सीड हो जाता है 50 lakhs इन एनी प्रीवियस ईयर, शैल कलेक्ट फ्रॉम बायर, बायर से कलेक्ट करेगा कितना? टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.1%, अ सम इक्वल्स टू 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 lakhs, 50 लाख से ज्यादा होते ही वो टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे ही सब सेलर तो नहीं कलेक्ट करेंगे टीसीएस। पहले तो ये दो क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि 50 लाख से ज्यादा का कंसिडरेशन रिसीव्ड हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 50 लाख का लिमिट क्रॉस हुआ, उसके बाद जो भी अमाउंट रिसीव कर रहे हो आप उस पर टीसीएस काटो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पहले सेलर का डेफिनेशन में फॉल होना पड़ेगा अंडर दिस सेक्शन। अब सेलर का डेफिनेशन क्या बोलता है? इस सेक्शन के लिए सेलर का डेफिनेशन होता है, सेलर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हुज टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम। सेलर जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है उसका टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर जो भी है एक्सीड करना चाहिए 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which the sales of goods is carried out। तो सेलर का डेफिनेशन फॉल करने के लिए और सेक्शन 206(1)H लगाने के लिए पहले सेलर को उस क्राइटेरिया में फॉल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सेलर का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट या सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो उसके पहले साल आप देखोगे कि उसका टोटल सेल या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं। अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो पहला बात वो सेलर का डेफिनेशन में फॉल हो गया। फिर दूसरा बात, उसका जब कंसिडरेशन मोर देन 50 lakhs हो जाएगा ट्रांजेक्शन और वो मोर देन 50 lakhs रिसीव कर लेगा तभी वो काट पाएगा 0.1% पे। So central government has been authorized to specify by notification in official gazette the person who had not be considered as a seller। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑथराइज, ये पावर दिया गया है कि वो एक नोटिफिकेशन ला सकता है अगर कि कौन कौन से पर्सन will be not considered as seller for the purpose of this section।
subject to the fulfillment of certain conditions as Finance Act 2021 inserted a new section 194Q to that, which took effect from 1st July 2021. It applies to, ये क्या बोला है, it applies to any buyer who is responsible for paying any sum to any resident seller. पहला बात तो सब बायर्स पे अप्लाई होगा, बायर कोई भी हो सकता है, पर जो पेयर जिसको पे करेंगे ना, सेलर रेसिडेंट होना चाहिए. फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ वैल्यू, वही बात है, एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs rupees in any previous year. Buyer at the time of credit of such sum to the account of seller or at the time of payment, whichever is earlier, is required to deduct an amount equals to 0.1% of sum exceeding 50 lakh rupees as income tax. तो वही उसी का रेप्लिका ही है, बस इसमें क्या बोला गया है कि वो टीसीएस का सेक्शन है, ये टीडीएस का सेक्शन है, इसमें भी गुड्स परचेज का ट्रांजैक्शन होगा. तो अगर बायर डिडक्ट करेगा टीडीएस सेलर के ऊपर, सेलर रेसिडेंट होना चाहिए. अगर सेलर कुछ परचेज करता है एनी गुड्स और वैल्यू जिसका वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज होता है इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर वो परचेज कर लिया 50 लाख से ज्यादा उस सेलर से ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, और तो कब काटेगा वो, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, जब क्रेडिट करेगा अकाउंट में, जब अकाउंटिंग एंट्री पास होगी तब, या पेमेंट के टाइम, जो दोनों में से पहले होगा तभी टीडीएस काट लेगा बायर सेलर का. कितना परसेंट पे, 0.1%. अगर वो 50 लाख से एक्सीड करते ही 0.1% पे टीडीएस कट जाता है. अब यहाँ पे भी एक बायर, इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए बायर का डेफिनेशन होना, क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा कि आप ऐसे ही नहीं काट सकते, पहले आपको बायर का डेफिनेशन फुलफिल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी दो क्राइटेरिया, एक 50 लाख रुपीज एक्सीड होते हैं तब कटेगा, और बायर का डेफिनेशन में फॉल करना पड़ेगा. बायर का डेफिनेशन क्या है, बायर इज डिफाइंड टू बी अ पर्सन whose total sales, gross receipt or turnover from business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried. बोला गया कि वो पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बायर डेफिनेशन को. अब ये जो नया इस सर्कुलर में जो नया प्रोविजंस आया है वो क्या है, अब हम जानेंगे. 4 प्रोविजंस दिए गए हैं. पहला तो दिया गया है गाइडलाइन, जो दिया गया है इस नए सर्कुलर में 2021 में, वो क्या बोला गया है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए आया है. ई कॉमर्स ऑपरेटर, और वो भी ई ऑक्शन सर्विस के लिए. ई कॉमर्स ऑपरेटर बहुत बड़ा है, उसमें जो ई ऑक्शन सर्विस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, कि अगर ई ऑक्शन सर्विस कैरिड हो ऑन आउट थ्रू ई इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, अगर ई प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर ई ऑक्शन सर्विस किया जा रहा है तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 194O के तहत. लेकिन कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल करता है तो, नहीं तो कट जाएगा. तो वही हम लोग जानेंगे क्या कंडीशंस है जिसको अगर फुलफिल कर लेता है तो वो टीडीएस नहीं काटेगा. तो ये हम लोग जानेंगे, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एक बंदा जो कि बायर और सेलर को कनेक्ट करता है एक दूसरे से फॉर मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन. सपोज मिस्टर ए इज अ सेलर एंड मिस्टर बी इज अ बायर. मिस्टर ए ने बोला कि मेरे पास एक, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को अप्रोच किया कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको आप सेल करवा दो, मैं आपको कमीशन दूंगा. तो ऑपरेटर ने बोला
ठीक है, आपका प्रॉपर्टी हम सेल करवा देंगे। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है बायर और सेलर को टू मीट, इन ऑर्डर टू मीट, एंड वो अपना कमीशन ले लेता है, बस उसका यही काम है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने बोला ठीक है हम आपका काम करवाएंगे, उसके बदले में आप मुझे कमीशन दे दीजिएगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उस सेलर के प्रॉपर्टी पे बिडिंग लगवाई तो बहुत सारे बायर्स थे, सपोज 1 2 3 5 6 बायर्स आर देयर। अब ई कॉमर्स ऑपरेट मिस्टर ए जो सेलर है उसने बोले कि मैं अपना प्रॉपर्टी एक लिमिट, मतलब एक अमाउंट उसने बता दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर को कि मैं अपना प्रॉपर्टी 50 लाख में सेल करूँगा। तो उसने अपने अमाउंट बता दी। अब उस हिसाब से ई कॉमर्स ऑपरेटर ने बिडिंग लगवाया और सपोज 10 बंदों ने बिडिंग लगाई, जो बायर थे उसमें से एक बंदा सपोज 45 लाख का बिडिंग दिया उसने, तो बहुत नियरेस्ट था, जो अमाउंट था बहुत नियरेस्ट था टू द सेलर्स क्राइटेरिया, सेलर के अमाउंट के बहुत नियरेस्ट था। तो उस बिडर को ई कॉमर्स ऑपरेटर ने बायर और सेलर को मिलवा दिया, अपना कमीशन लिया और ई कॉमर्स ऑपरेटर का वहां रोल खत्म। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर का रोल खत्म। अब मिस्टर ए है, बायर ने बोला कि मैं आपको 45 लाख दूंगा, लेकिन सेलर बोल रहा है कि मैं 50 लाख से कम अपनी प्रॉपर्टी को नहीं सेल करूंगा। तो नेगोशिएशन होता है, तो अल्टीमेटली नेगोशिएशन में सेटलमेंट हो जाता है, जो भी अमाउंट का सेटलमेंट होता है 55 48 जो भी सेटलमेंट होता है वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। तो यही एक गाइडलाइंस है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो TDS अंडर दिस सेक्शन 194O में नहीं कटेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे ना तो अपने को समझ में आएगा क्या चीज बोल रहा है। रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस of carrying on e-auction service through electronic portal owned, operated or maintained by him। कौन? ई-ऑक्शनर। ई-ऑक्शनर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देता है बायर और सेलर को। इट हैज बीन स्टेटेड दैट इन एन ई-ऑक्शन द ई-ऑक्शनर इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द ई-ऑक्शन थ्रू इट्स पोर्टल, मतलब ई-ऑक्शनर ऑक्शन करवा रहा है अपने पोर्टल के थ्रू, एंड इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर प्राइस डिस्कवरी, मतलब सिर्फ प्राइस का सेटलमेंट करवा देता है वो। प्राइस डिस्कवरी फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द रिजल्ट ऑफ द ऑक्शन रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द क्लाइंट। प्राइस डिस्कवरी करवा दिया, जो सेलर का डिमांड था उस हिसाब से प्राइस डिस्कवरी ई ऑक्शनर ने करवा दी और रिपोर्ट सबमिट कर दिया क्लाइंट को। द क्लाइंट कुड बी द बायर और सेलर, एनीबडी, दोनों ही क्लाइंट है, बायर भी हो सकता है सेलर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। द पार्टिसिपेंट इज द ऑक्शन इन द ऑक्शन और ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज इज बीइंग कैरिड आउट डायरेक्टली। एक बार जब मिलवा दिया दोनों को ई ऑक्शनर बायर सेलर को, तो उसका रोल खत्म हो जाता है। अब जो भी ट्रांजेक्शन लोग बायर और सेलर कर रहे हैं, द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज इज बीइंग कैरिड आउट डायरेक्टली बिटवीन द बायर एंड सेलर हु आर नॉट डन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक, जो कि उन लोग इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ऑफ ई ऑक्शनर विच आर नॉट डन, जो कि उन लोग ने नहीं किया है। बस उसका ई ऑक्शनर का यही काम है कि वो प्राइस डिस्कवरी करवा के इन लोग को मिला देता है और अपना कमीशन ले लेता है। फर्दर द प्राइस सो डिस्कवर्ड, अगर कुछ चेंज होता है प्राइस में, या तो बढ़ेगा या कम होगा, 45 लाख से बढ़ेगा, 50 लाख से बढ़ेगा, या 50 लाख से जो भी प्राइस का नेगोशिएशन होता है वो फर्दर ये ऑपरेटर को कुछ नहीं पता रहता, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब जो भी है बायर और सेलर ही अपने। फर्दर द प्राइस सो डिस्कवर्ड कैन बी फर्दर नेगोशिएटेड बिटवीन द पार्टीज
without the knowledge of e-auctioneer. In such a scenario, it has been represented that the provisions of section 194O of the Act does not apply, as the transaction of sale or purchase itself is not taking place through electronic platform. तो वही बोला है ऑक्शन सर्विसेज में अगर वो क्योंकि ट्रांजैक्शन तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में हो ही नहीं रहा है, ट्रांजैक्शन इसमें तो सिर्फ बायर सेलर को मिलवाया जा रहा है, ट्रांजैक्शन तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के बाहर हो रहा है, जिसका कि ये तो एक तरह से ई ऑक्शनर अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो बायर और सेलर को मिलवा दे बस और अपना कमीशन ले ले, तो उस पर 194O अप्लाई नहीं होगा अगर ये कंडीशन सारे फुलफिल होते हैं। तो एक बार हम लोग कंडीशन फिर भी वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन मेड द फॉलोइंग फैक्ट्स हैज बीन नोटिस। क्या फैक्ट्स था जो हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा, उसका थोड़ा सा ब्रीफली ये बोला गया है। द ई ऑक्शनर कंडक्ट, ई ऑक्शनर कंडक्ट करेगा ई ऑक्शन सर्विस फॉर इट्स क्लाइंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल and is responsible for price discovery only which is reported to the client। सिर्फ प्राइस डिस्कवरी के लिए ही ऑक्शनर रिस्पॉन्सिबल है और प्राइस डिस्कवरी करके रिपोर्ट कर देगा क्लाइंट को। द प्राइस सो डिस्कवर्ड थ्रू ई ऑक्शन प्रोसेस इज नॉट नेसेसरली द प्राइस एट विच द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। जरूरी नहीं है कि जिस प्राइस पे ई ऑक्शनर ने बिड लगवाई थी उसी प्राइस पे ट्रांजेक्शन हो, या तो उससे कम भी हो सकता है, उससे बेसी भी हो सकता है। एज पर वी हैव टेकन आवर एग्जांपल at which the transaction place and it is up to the discretion of the client, client का discretion पे ही accept किया जाएगा ये। so it is up to the discretion of the client to accept the price or to directly negotiate with the counterparty। वही बात है कि जो ऑक्शन में जो प्राइस डिटरमाइंड हुआ है जरूरी नहीं है कि उसी पे ट्रांजेक्शन हो जाए। ट्रांजैक्शन जब क्लाइंट दोनों एक्सेप्ट करेगा और नेगोशिएशन करने के बाद जो प्राइस एक्सेप्ट किया जाएगा वही उसी पे ट्रांजैक्शन होगा। द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द बायर एंड सेलर एंड द पार्टी आउटसाइड द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल maintained by e-auctioneer and price discovery only act as a starting point for negotiation and conclusion of purchase and sale। The e-auctioneer is not responsible for facilitating the purchase and sale of goods for which e-auction was conducted on its electronic portal except to the examine for the transaction are carried out directly between the buyer and seller outside the electronic portal, and e-auctioneer does not have any information about the quantums and the schedules of payment which is decided mutually by the client and counterparties। मतलब क्या है, बोलने का मतलब यही है कि उन लोग ने अपने आप ही कर लिया, ई ऑक्शनर को कोई भी खबर नहीं है उसके बारे में। मतलब ई ऑक्शनर का काम बस इतना ही था कि उसने मिलवा दिया, उसने अपना कमीशन लिया, उसका रोल खत्म। अब जो भी आप काम करो हमको कोई मतलब नहीं है। For payment made by e-auctioneer for providing e-auction services, लेकिन e-auctioneer अपना काम का पैसा भी तो लेगा। वही बोला है कि for payment made to e-auctioneer for providing e-auction service, the client deduct tax under that relevant provisions of Act other than section। In order to remove difficulty, it is clarified that the provisions of section 194O of the Act shall not apply in relation to e-auction activities carried out by e-auctioneer if all the facts listed at A to F of the para these are satisfied। मतलब ये above para above point जो satisfy हो रहा है तो 194O e-auctioneer पे नहीं लगेगा। बस कहने का मतलब यही है। The clarification shall not apply if any of these facts are not satisfied। लेकिन अगर कोई भी एक ऊपर जो पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं तब ई ऑक्शनर पे टीडीएस कट जाएगा इस सेक्शन में। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट द बायर एंड सेलर वुड स्टिल बी लायबल टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन। बायर और सेलर का अगर गुड्स एंड सर्विस उन लोग परचेस सेल कर रहा है तो उन लोग पे तो 194 क्यों लगना ही है अगर उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उसका।
और 206(1)(h का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो उन लोग पे तो TDS TCS अप्लाई हो ही जाएगा। अगर 50 लाख का उससे ज़्यादा का मतलब क्राइटेरिया है तो वो 10 करोड़ का टर्नओवर वो सब चेक करना जो हम लोग ने अभी पढ़ा था, बस वही बोल रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट लेवल्स एंड टैक्सेस अदर देन GST। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। इनवॉइस बना, समझिए आप 100 रुपए का एक इनवॉइस बना है, 100 रुपए का इनवॉइस बना है तो उस पे आपने GST लगाया 18 रुपया और उसका बिल बना 118 का। तो आपको GST या वैट या एक्साइज ड्यूटी जो भी आपने लगाया आपको सेपरेटली दिख रहा है कि ये मेरा बिल का अमाउंट है, इस पे इतना टैक्स है और इनवॉइस में सेपरेटली दिख रहा है, तो आप सिर्फ बिल के अमाउंट पे काटोगे क्या, TDS। लेकिन अगर आपको सेपरेटली नहीं पता है कि दोनों में से अमाउंट कितना है, कितना का ट्रांजैक्शन और कितना टैक्सेस है उसमें, तो आपको दोनों मिला के ही काटना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको दोनों कंपोनेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइड है तो आप सिर्फ बिल्स पे जितना का परचेज सेल का ट्रांजैक्शन उस पे डिडक्ट करोगे। लेकिन अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि सपोज आपको इनवॉइस बन गया लेकिन इनवॉइस बना ही नहीं, आपको पेमेंट मिल गई पूरी 118 रुपए की ऐसे ही पूरी पेमेंट मिल गई, लेकिन आपको पता नहीं है उसमें टैक्सेस का कंपोनेंट कितना और गुड्स परचेज या सेल का कंपोनेंट कितना है, तो आप तो पूरा पे काट लोगे। तो वही बोला गया अगर आपको सेपरेटली आइडेंटिफाइड है तो आप सेपरेटली GST को या टैक्सेस को छोड़ के काटिए, अगर नहीं है तो आप लेके भी काट सकते हैं, काटना पड़ेगा। वही बोल दिया इसमें, क्या बोला है इन पैरा 4.3.2 ऑफ सर्कुलर नंबर 13 of 2021 dated on 36/2021 it has been provided that in case the GST component has been identified separately in the invoice and tax is deducted at the time of credit of amount in the account of the seller, then tax is to be deducted under section 194Q of the act on the amount credited without including such GST। मतलब बोल दिया है कि अगर आपको सेपरेटली आइडेंटिफाइड है तो जिस टाइम क्रेडिट होगा अमाउंट उस टाइम आप डिडक्ट कर लीजिए क्या 194Q में TDS विदाउट इंक्लूडिंग। अगर आपको पता है GST इतना अमाउंट इतना है तो आप क्यों काटोगे GST पे, आप तो अमाउंट पे काटोगे। वही बोल दिया इट हैज बीन फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस ये तो आपका इनवॉइस बेसिस पे है, जब क्रेडिट हुआ तो मेरा बिल बना, हमको पता है मेरा सेपरेटली आइडेंटिफाइड है, लेकिन अगर हमको पेमेंट बेसिस पे मिल रहा है जाके मेरा इनवॉइस बना ही नहीं, मेरे को पहले पेमेंट आ गया तो हमको तो कंपोनेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं है, तब हम पूरा होल अमाउंट पे डिडक्ट कर लेगा। वही बोला इट हैज बीन फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस एज द पेमेंट इज अर्लियर देन क्रेडिट, इनवॉइस बनने के आगे ही मेरे को पेमेंट मिल गया, द टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन होल अमाउंट as it is not possible to identify that the payment with GST component of the amount to be involved in future. Further adjustment of tax deducted in case of purchase return has been also provided. ऐसे वैट और अदर टैक्सेस के लिए भी यही बोला है कि अगर आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप ड्यूटीज पे मत काटिए, और अगर नहीं आइडेंटिफाई कर सक रहे हो तो आप होल अमाउंट पे काट लीजिए। In this regard, it has been clarified that in case of purchase of goods which are not covered within the purview of GST, when taxes is deducted at the time of credit of the amount of the seller,
In terms of agreement or contract between the buyer and seller, the component of VAT, sales tax, excise duty, CST has been indirectly indicated separately in the invoice. वही बोल रहा है कि अगर separately indicated है in the invoice तो आप separately deduct कर लीजिए, अगर नहीं separately है तो on the whole amount deduct कर लीजिए. वही बात इस पैराग्राफ में बोला गया. अब आते हैं applicability of section 194Q of the act. 194Q of the act in case where exemption has been provided under section 206C1A of the act. बोल रहा है अगर आप exemption ले रहे हो 206C1A of the act का तो आपको 194Q में TDS कट जाएगा, मतलब आपको exemption नहीं मिलेगा. वही बोला है subsection 1A of section 206C of the act provide that notwithstanding, कुछ भी हो जाए, notwithstanding मतलब हमको कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, anything contained in subsection 1 of the said section, no tax is to be collected in case of a buyer who is resident in India if such buyer furnish to the person responsible for collecting tax a declaration to the effect that the goods are to be utilized for the purpose of manufacturing, processing, producing articles or things for the purpose of generation of power and not for trading purpose. No tax is to be collected in case, कौन? Buyer. In case of buyer, उस buyer के केस में who is resident in India, if such buyer furnish to the person responsible, जो कि TCS कलेक्ट करेगा, कौन कलेक्ट करेगा? सेलर कलेक्ट करता है TCS. तो अगर बायर फर्निश कर देता है सेलर को एक डिक्लेरेशन कि हम ये जो अमाउंट है या मेरा जो गुड्स है वो यूज हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग पावर जनरेशन सेलर को, तो सेलर उस पे TCS नहीं कर. और क्या बोला गया इस सेक्शन में? एज पर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1H of section 206C of the act, tax is to be collected in respect of sales of goods other than the goods which have not been covered under subsection 1 or subsection 1F or subsection 1G. It is hereby clarified that the provisions of 194Q of the act will apply and the buyer shall be liable to deduct. इसमें ये बोला है कि अगर 206 के तहत 206C के तहत एग्जेम्पशन मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर आपको TCS नहीं कटेगा तो आपका 194Q में TDS कट जाएगा, उसमें आपको एग्जेम्पशन नहीं है. will apply and the buyer काट लेगा फिर deduct under if the conditions specified therein are fulfilled. अब क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट पे भी अब बोलते हैं 194Q में कि आप हम पे तो टैक्स काटते हो लेकिन गवर्नमेंट पे नहीं काटते, तो उनके ऊपर भी 194 का एप्लीकेबिलिटी कर दिया गया है. Applicability of provisions of section 194Q in case of a department of government not being a public sector undertaking or corporation. So 194Q का क्या applicability है कि there have been representation from department of government both central or state to inquire if such department is required to deduct tax under the provisions of section 194Q of the act. 194Q में गवर्नमेंट के ऊपर भी बोलते हैं. अब देखते हैं क्या कंडीशंस है कि गवर्नमेंट पे कटेगा कि नहीं. एज पर द प्रोविजंस, प्रोविजन 194Q का टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय पर्सन बीइंग बायर. कौन काटेगा टैक्स? बायर काटेगा. तो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय पर्सन बीइंग बायर. उसका पहले तो उसको बायर का डेफिनेशन फुलफिल करना पड़ेगा. whose total sales, gross receipts और turnover from business carried on by
person exceed 10 crores during the financial immediately preceding the financial purchase. Thus, for a person to be considered as buyer for the purpose of following conditions are satisfied. तो गवर्नमेंट ने बायर का डेफिनेशन, गवर्नमेंट पे टीडीएस काटने के लिए कुछ बायर्स के डेफिनेशन को यहाँ पे कंसिडर किया गया. क्या है? कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा. क्या फुलफिल? सच पर्सन शैल बी कैरिंग ऑन ए बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी. पहले तो अगर आप टीडीएस काट रहे हो तो आपको पहले बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी करना पड़ेगा. दूसरा बात, द टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम सच बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो ये बोला गया है डेफिनेशन ऑफ बायर टीडीएस काटने के लिए अंडर सेक्शन 194Q गवर्नमेंट के ऊपर. अब इन केस ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट which is not carrying out any business or commercial activity, the primary requirement for being considered as buyer will not be fulfilled. An organization will not be considered as a buyer for the purpose of section 194Q of the Act and will not be liable to deduct tax on goods so purchased by them. However, if the said department is carrying on a business or commercial activity, the provision of section 194Q of the Act shall apply subject to the fulfillment of other conditions. वही बोला गया कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तब तो आप बायर के डेफिनेशन में आते हो, अगर नहीं होता है तो आप नहीं आओगे और आप पे 194Q नहीं लगेगा. Issue has been raised in case where any department of the government will be considered as seller for the purpose of deduction under section 194Q of the Act. In this regard, it has been clarified for the purpose of section 194Q, central government or state government shall not be considered as seller and no tax is to be deducted by the buyer. बोल दिया है बायर के केस में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है भाई, अगर हम ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो हम टीडीएस काटेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम नहीं काटेंगे. लेकिन सेलर के केस में जब उनका गवर्नमेंट डिनाई कर दिया, बोला हम सेलर है ही नहीं, हम डेफिनेशन में आते ही नहीं है, तो मेरा कोई टीडीएस नहीं कटना चाहिए. It has been raised in case where any department of the government will be considered as seller for the purpose of deduction of tax under section 194Q. In this regard, it has been hereby clarified that for the purpose of section 194Q, the central government, state government shall not be considered as seller and no tax is to be deducted by buyer. In case where any department of central or state government are sellers होंगे. मतलब अगर गवर्नमेंट ने कुछ परचेज किया और वो पेमेंट कर रहे हैं तो वो टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे. लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कुछ सेल किया और बायर उनका टीडीएस नहीं काट, मतलब गवर्नमेंट का टीडीएस अल्टीमेटली नहीं कटेगा 194Q में. कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम तो सेलर का डेफिनेशन में आता ही नहीं है. इन कनेक्शन विथ अबव, it is further clarified that any other person such as public sector undertaking, corporation established under central, state or any such bodies, authorities or entities shall be required to comply with the provisions of 194Q and shall deduct tax accordingly. मतलब गवर्नमेंट को छोड़ के अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन है तो सब पे 194Q लगेगा, जो कि स्टैब्लिश है सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और अदर बॉडी अथॉरिटी में, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं लगेगा. होप मैंने क्लैरिफिकेशन को ठीक से आपको, मुझे लग रहा है कि मैं समझा पाई हूँ. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर, यू अंडरस्टैंड द वे I discussed.